जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मेरी बड़ी बहन ठाकुर कमलेश जी, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई तो साथ देते ही है, जब बहनें मैदान में उतर जाए तो उसको कोई नहीं हरा सकता। तो ये मेरी बहन आज बाहर आई है, तो मुझे जो बल, बहनों का जो बल मिलता है, उससे बड़ा बल कोई नहीं होता। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैप्टन पृथ्वी चंद जी का, जो ब्लॉक प्रधान है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैप्टन प्रेमचंद जी का, जो इंचार्ज ग्लोड है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अतुल बोत्रा जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रविंदर लखनपाल जी का, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चेयरमैन है। और प्रधान संजीव शर्मा जी, संतोष कुमार जी इंटर वाइस प्रेसिडेंट है, कैप्टन कमलेश चंद जी, और प्रधान शीला शर्मा जी, प्रधान राजीव बिट्टू जी। नहीं बोल पाया हूँगा तो मुझे माफ़ करना। सम्मानित मंच और इस सभा में बैठे बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य है, मैं दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूं। और मेरी बुजुर्ग महिलाएं जो मेरी माता तुल्य है, उनको मेरा दिल की गहराइयों से प्रणाम। और मेरे हम उम्र, मेरे भाई बहन, इनको मेरा प्यार है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं। सीएम साहब ने मुझे आदेश दिया कि आपको नादौन भी जाना पड़ेगा, तो मैं तो सीएम साहब को कह रहा था, भाई साहब मेरे बड़े भाई वहां बैठे हैं, क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? बोलते चुप कर, ज्यादा मत बोल। मैंने तेरे को बोला कि 2-3 जगह तूने जाके आना, नहीं तो यही बात होगी कि राजदादा नहीं आया है। तो मैं तो इस हिसाब से, क्योंकि वो तो मेरे लिए बड़े भाई हैं, हमेशा मेरे को राजनीति में लाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। बचपन से उनके साथ राजनीति की। एक वक्त आया जब हालात अच्छे नहीं थे, तो मैं इंग्लैंड गया, 8 साल इंग्लैंड में काम करके, मजदूरी करके वहाँ पे, फिर जब वापस आया तो फिर मुझे राजनीति में दोबारा से मेरे बड़े भाई लेके आने वाले हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, महंगाई के बारे में भी इन्होंने बताया। आपको जो पेंशन योजना है उसके बारे में भी प्रधान जी ने बता दिया है, और उसके साथ साथ जितनी भी योजनाएं जो चल रही हैं आप सबको बताया। तो लेकिन मैं बहुत छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा दो सरकारों के बीच। एक केंद्र में बैठी सरकार, जो जब 10 साल पहले दिल्ली में आई, और उन्होंने एक बड़ा गलत फैसला जो लिया, सबसे गलत फैसला था वो अग्निवीर का था। हमें तो ये समझ नहीं आया कि अनुराग ठाकुर जी कब राजनीति करते करते खुद लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, और दिल्ली की बैठी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि वो फौज जिसने चाइना से भी युद्ध लड़ा, वो फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, ऐसी फौज जिसमें 15 साल नौकरी करने के बाद जब एक फौजी को पता चलता कि मैं अब पेंशन का अधिकारी हूं, वो तब जॉब छोड़ के अपने घर में आता और खेती बाड़ी करता, अपने परिवार के साथ रहता, और उसको पेंशन मिलती थी। पेंशन के बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। और आज एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जिसकी नौकरी 4 साल की है। 4 साल के बाद वो हमारे बच्चे जब वापस आएंगे क्या करेंगे? कोई दुकानदारी करने की कोशिश करेगा, कोई दिहाड़ी करेगा, इधर उधर भागेगा। पढ़ने की उम्र उसकी निकल चुकी होगी, आगे बढ़ने की उम्र उसकी निकल चुकी होगी, और अगर वो अग्निवीर के ही उग्रवादियों से लड़ता हुआ या फिर देश की लड़ाई लड़ता हुआ मारा गया, तो उसको
शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अभी चंडीगढ़ से 15 दिन पहले एक खबर आई, एक हरियाणा का युवक जो जम्मू कश्मीर में तैनात था, उग्रवादियों से लड़ता हुआ मारा गया और माथे पे गोली लगी। एक ही बेटा था उस माता का, और जब वो शहीद हुआ, हम तो उसको शहीद ही कहेंगे, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि उसको शहीदी का दर्जा नहीं मिला। एक सिंपल वैन में उसकी लाश को उसके घर तक पहुंचाया गया। आज नहीं रहा, किस सहारे से जिएगी वो मां? पहले कोई शहीद होता था, उसकी अगर पत्नी नहीं है तो उसकी माता को आधी पेंशन मिलती थी, अगर पत्नी है तो पत्नी को पेंशन मिलती थी, पत्नी को मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, माता को मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। आज ये देश किस ओर जा रहा है और केंद्र सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, इस तरीके से काम कर रही है। इसके साथ साथ केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एक नई योजना लेके आए, आउटसोर्स। ये ऐसी एक योजना जिसके तहत हमारे बच्चे 10-15 हजार की नौकरी करेंगे जिंदगी भर, कोई उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। अगर 10-15 हजार से नौकरी चली है तो 10-15 हजार में पूरी जिंदगी गुजार देंगे। उनको ना कोई पेंशन ना कुछ, और बंधुआ मजदूर की तरह वो बच्चे हमारे काम करते हैं। और दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जैसे ही हमारे भाई साहब ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं, पहले मंदिर में जाते हैं, मंदिर जाके मत्था टेकते हैं। भाई साहब मत्था टेकने गए, हम लोग उनके साथ थे, तो पास ही एक में एक अनाथ आश्रम था, उस अनाथ आश्रम में गए, सोचा कि मिठाई देकर आते हैं, बच्चों को नई शुरुआत करेंगे। वहां उन्होंने देखा कि वो बच्चे मिठाई जब दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप रहते कैसे हैं? तो उन्होंने अपना कमरा दिखाया जहां वो रहते थे। फिर उनके किचन में गए, उनका किचन देखा तो दिल में एक पीड़ा सी उठी उनके, क्योंकि हमारे भाई साहब भी ऐसे पीड़ा उठी। और वापस जब अपनी कुर्सी पर जाकर पहली बार बैठे, अधिकारियों को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि 2 महीने के अंदर मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वे होकर बताइए कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके ना माता है ना पिता है, वो अनाथ है। 2 महीने के अंदर एक रिपोर्ट आई, तब तक कैबिनेट बन चुकी थी, और रिपोर्ट आई कि 4000 से ज्यादा बच्चे इस हिमाचल प्रदेश में हैं जिनके ना माता है ना पिता है। और कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसी कैबिनेट में ये डिसाइड कर दिया गया कि इन बच्चों के जिनके ना माता है ना पिता है, सरकार ही माता होगी, सरकार ही पिता होगी। ये योजना वो लेकर आए। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है। और उसके साथ साथ दूसरी कैबिनेट आई, इस कैबिनेट में एक और डिसीजन लिया गया। उन्होंने सोचा मेरी बहनें जो विधवा हो जाती हैं, बेचारी किसी एक्सीडेंट में पति की मृत्यु हो जाती है या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, वो बहन नौकरी करके, दिहाड़ी करके, पशु पाल के किसी भी तरीके से अपने बच्चे की परवरिश तो कर सकती है, लेकिन जब उसको बच्चे को पढ़ाने का वक्त होता है, जब उसके लिए पैसा वो नहीं जोड़ पाती है। वो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वो बहनें अपने बच्चों के पालने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारे भाई साहब ने एक ऐसा उसमें बिल लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं उन विधवा बहनों को जो बच्चे हैं उनको भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। उनके बच्चे भी अगर डॉक्टर बनने चाहेंगे तो डॉक्टर बनाऊंगा, अगर उनके बच्चे भी इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर बनाऊंगा, और 27 साल तक उनके बच्चों की
पढ़ाई लिखाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। ये सोच हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है। सुक्खू भाई इसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूं, 2-3 बातें बताने के बाद एक कंपैरिजन करूंगे, दोनों सरकारों का कंपैरिजन करेंगे। हमने ओपीएस दिया क्योंकि वायदा किया था कि ओपीएस देंगे। ओपीएस देने के पीछे का मकसद मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे भाजपा के लोग कई बार कहते हैं कि ये तो कर्मचारियों को दिया, किसानों को क्या दिया, ये तो कर्मचारियों को दिया, व्यापारियों को क्या दिया। मैं बताना चाहता हूं, और ओपीएस दिया। ओपीएस देने के बाद हमने केंद्र को चिट्ठी लिखी कि अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ओपीएस दे रही है और हिमाचल प्रदेश की सरकार पेंशन दे रही है, इसलिए जो एनपीएस का पैसा और हिमाचल प्रदेश का पैसा जो केंद्र में 9,000 करोड़ रुपया है उसको वापस किया जाए, ताकि उसको हम हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों में लगा सके और कर्मचारियों के कार्यों में लगा सके। लेकिन केंद्र की सरकार टस से मस नहीं हुई, और ना ही अनुराग ठाकुर ने संसद में कभी ये आवाज उठाई कि हमारे कर्मचारियों का पैसा है, हिमाचल प्रदेश का पैसा है, इसको वापस किया जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ कर्मचारियों की बात है, तो भाई साहब ये कर्मचारियों की बात नहीं है, ये आने वाली जनरेशन का बात है। जो आने वाले हमारे बच्चे, जिन बच्चों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पढ़ा लिखा कर जॉब दिलवाना चाहते हैं, पक्की नौकरी दिलवाना चाहते हैं, उन सबके भविष्य को जो तय करना चाहते हैं कि उनको भी आने वाले वक्त में ओपीएस मिले और उनका भविष्य सुरक्षित हो। तब वो बेटा किसान का भी हो सकता है, तब वो बेटा व्यापारी का भी हो सकता है। और एक तरफ वो सरकार जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, एक तरफ वो सरकार जो आपके बच्चों के भविष्य को देख रही है, उनके आने वाले भविष्य को तय कर रही है कि उनका भविष्य सुख में हो। अब तय आपको करना है, किस सोच चलना है। आज लड़ाई ये नहीं है कि सतपाल रायजादा जीतेगा या अनुराग ठाकुर जीतेगा, लड़ाई ये है कि आने वाला भविष्य में जो बच्चे आपके हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि जब उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा था तब आप किस ओर बैठे थे। मैं आपको एक बार जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो सारे जो जानवर थे वो उस आग को बुझाने लगे। हाथी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बड़ा सा टब लेकर आग बुझाने लगा, शेर अपनी कैपेसिटी के अनुसार आग बुझाने लगा, सारे जानवर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आग बुझाने का काम करने लगे। तभी एक चिड़िया उठी, वो भी पेड़ से उठकर नदी के पास गई और चोंच से पानी भरा, जितना पानी एक चोंच में आ सकता है वो आग के ऊपर डालने लगी। तो सारे जंगल के जो जानवर थे वो चिड़िया पे हंसने लगे। तो चिड़िया ने उनसे पूछा क्यों हंस रहे हो आप लोग। तब वो सारे जानवर कहने लगे कि तेरी चोंच के पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने उनको जवाब दिया कि मायने ये नहीं रखता कि मेरे चोंच के पानी से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मायने ये रखता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम पानी, तब आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आपका भी इतिहास लिखा जाएगा कि जब आपके बच्चों के भविष्य के साथ केंद्र की सरकार खेल रही थी तब आप किस ओर खड़े थे। और एक इससे और भी एक शिक्षा मिलती है कि हमारी भाभी जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुझे हजारों लाखों वोट दिलवा सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब जब ब्लॉक प्रधान हमें 1000 वोट दिलवा सकते हैं, वो भाई साहब मुझे 200 वोट दिलवा सकते हैं। पीछे बैठी मेरी बहन हो सकता है मुझे 1 ही वोट दिलवा सकती है। मायने ये रखता है कि आप किस ओर खड़कर किस लिए काम कर रहे थे, कम कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, ये मायने नहीं है। आप खड़े किस ओर थे ये मायने रखता है। एक बात और बताना चाहता हूं, आपके आगे एक बात और रखना चाहता हूं। बात
प्रधान जी कर रहे थे कि राम की बात करते हैं, राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, तो मैं एक उदाहरण आपको और पेश करूंगा। बात त्रेता युग की थी और हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो गांव में एक आधी टीवी हुआ करता था, 50-100 लोग हम बैठकर टीवी देखते थे, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे, रामायण आती थी, जब रामायण आती थी तो सभी लोग इकट्ठे होकर देखते थे क्योंकि टीवी ही एक होता था। तो रामायण चलती थी, हमने देखा त्रेता युग का वो सीन जब माता सीता जंगल में थी और रामचंद्र जी एक मृग जो माता सीता को पसंद आया, सोने का मृग बोलते थे, कि उसका शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। और बाद में आवाजें आने लगी कि भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, जो रावण की एक चाल थी। तो लक्ष्मण को भी माता सीता ने पीछे पीछे भेज दिया। आप सबने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो लक्ष्मण पहले मना करते रहे, फिर जब माता सीता की जिद के आगे झुकना पड़ा तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा आगे बना दी और बोला माता सीता आप इसके बाहर नहीं आएंगे, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण आए और रावण ने देखा अंदर जाने लगे तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक नया रूप धारण किया, भगवा डाला, साधु का रूप अपनाया और साधु के रूप में माता सीता को बोला भिक्षा दो माता। तो माता सीता ने कहा कि साधु महाराज अंदर आइए। माता सीता के बुलाने पे जो वो अंदर नहीं जा सकता था, उसको पता था कि जब मैंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं नहीं कर पाया। तो उसने माता सीता को कहा माता सीता अगर आपने बाहर आकर भिक्षा देनी तो ठीक, नहीं तो मैं जा रहा हूं और आपको श्राप दे दूंगा। और माता सीता महिला थी, वो डर गई क्योंकि पहले ही आवाजें आई थी राम की ओर से कि लक्ष्मण बचाओ मुझे। तो वो डर गई कहीं ऐसा ना हो कि ये श्राप दे दे और मेरे पति और मेरे भैया है बाहर गए हैं उनको कोई आंच ना आ जाए। और माता सीता बाहर आ गई और माता सीता का हरण हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं त्रेता युग की वो बात, जब अगर आप मुझे बताओ कि रावण अगर भगवे में नहीं होता तो क्या माता सीता का हरण हो सकता था? माता रूप अपना रखा था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप सारी जनता जो है माता सीता का रूप है और उसी तरीके से आपका चीर हरण हो रहा है। आज आप अगर उनसे पूछेंगे कि सिलेंडर 1200 का हो गया अनुराग ठाकुर जी बताइए, तो वो बोलेंगे जय श्री राम, और आप पूछ ही नहीं पाएंगे उनसे आगे। आप पूछेंगे कि दाल 60 रुपए की थी आज 200 रुपए की होगी, बताइए महंगाई हो गई है, आपने तो महंगाई कम करने की बात कही थी, तो वो बोलेंगे जय श्री राम। जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे रावण ने धर्म की आड़ में कुकर्म किया, आज भाजपा भी धर्म की आड़ में कुकर्म कर रही है और जनता के साथ धोखा कर रही है। ये आपको देखना है। कांग्रेस पार्टी